एग्जाम बूस्टर पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब आज जो ये ज्योग्राफी का वन शॉट पार्ट 2 हम आपको शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कुछ एग्जाम के तरीकों पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है इन बातों के ऊपर। जब अब नहीं बात करेंगे तो कब करेंगे। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाना, पहली बात तो जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है, आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो रील्स देखते हैं, उसमें आप ये देखते होंगे कि फलाने सेंटर पर 2 मिनट लेट से बच्चा पहुंचा, एंट्री नहीं मिली। 5 मिनट लेट से बच्चा पहुंचा, एंट्री नहीं मिली। ये 12 का जो एग्जाम चल रहा था, उसके सिलसिले में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो नंबर एक मैटर आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले गेट क्लोजिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पर आपको इशू किया गया है, उस टाइम को आप एटॉमिक टाइम माने और उससे पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की भरपूर कोशिश करें, ताकि ये परेशानी आपके साथ ना हो। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी इज्जत आपके साथ जुड़ी हुई है। एलएन एकेडमी 24 का इमेज आपके साथ लगा हुआ है। तो पहली बात कि हॉल में एंट्री, एग्जाम कैंपस में सेंटर पर एंट्री में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि टाइम से पहले मैं वहां पहले पहुंच जाऊं। नंबर एक। नंबर दो, एग्जाम हॉल में अपनी जगह पर बैठने के बाद आप इंतजार करें कॉपी और क्वेश्चन मिलने का। और जो भी अथॉरिटी, जो आपके गार्ड होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उनको अपनी प्रक्रियाएं करने में सहयोग देने की कोशिश करेंगे। इससे आपके प्रति उनको एक खुशी की भावना होगी, सहयोग की भावना होगी, तो इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। नंबर तीन, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एक बार उस क्वेश्चन को सरसरी निगाह से इस तरफ से उस तरफ आप देख लेंगे। सब्जेक्टिव का क्या दायरा है, ऑब्जेक्टिव का क्या दायरा है, क्या रेंज है, और लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे हैं। तो एक आपको दिमाग में फ्रेम आ जाएगा कि इतने क्वेश्चन, वो तो पता ही होता है आपको कि लॉन्ग टाइप से कितना आंसर करना है, शॉर्ट से कितना करना है। तो जितने क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया जा रहा है, ये जो आपको ज्योग्राफी का वन शॉट पार्ट 2 आज दे रहे हैं, उसमें इतने ही क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे और ये आप मान करके चलेंगे कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इसीलिए अब सेलेक्टिव पढ़ाई में बार बार हर लेक्चर में आपसे चर्चा करता हूं कि पढ़ाई अब सेलेक्टिव लेना है। मेहनत कम, बेनिफिट ज्यादा। आपको ये पता नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट हमेशा भ्रमित होता है। कल मैं भी मैट्रिक एग्जाम दे रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो हमें भी सीनियर्स के या अपने टीचर्स के दिशा निर्देश का पालन करना था, और मैंने उसी हिसाब से किया, और सब करते हैं। तो मैं भी आपको एज अ टीचर, आपके भी टीचर हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा का हमारा जो विषय वस्तु है, तो वो ये भी बताता है कि मैं आपको ये भी सलाह दूं कि पहले क्वेश्चंस को आप देख लें और एक बार दिमाग में फ्रेम बना लें कि ये क्वेश्चन हमको आंसर करना है। जब एक बार पूरा क्वेश्चन रफली आप देख लेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नंबर 4, चीट करने का, चोरी करने का कोई भी संसाधन आप साथ लेकर नहीं जाएंगे। 1 साल के अपने मेहनत पर और एलएन एकेडमी 24 के द्वारा दिए गए आपको जो सलाह है और जो मटेरियल हमने आपको स्टडी करने के लिए दिया है, उस पर आप भरोसा करेंगे। सरस्वती माता बेस्ट स्कोर देगी आपको। नंबर 5, क्वेश्चन का आंसर जब कॉपी में आप लिखना शुरू करेंगे, तो 1/4 हिस्सा जो लेफ्ट साइड से है, जिसको चौथाई बोलते हैं, उसका एकदम सरसरी निगाह से, बल्कि एकदम गारंटी के साथ उसका ध्यान रखेंगे हर पेज में। और छठी बात,
किसी क्वेश्चन का आंसर करते समय क्वेश्चन नंबर और किस खंड का वो आंसर है ये लिखना नहीं भूलना, क्योंकि ऐसे अगर आपने क्वेश्चन के नंबर छोड़ दिए एग्जामिनर गुस्सा करेगा, आपके लिखे हुए क्वेश्चन को क्रॉस करके 0 मार्क दे देगा, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है और इस पर मैं कितना मार्क दूं, क्योंकि उसको फिर क्वेश्चन के उस आंसर के आपको दिए हुए मार्क को फिर पोस्ट करना होता है पेज पर, तो ये वो परेशान हो जाएंगे कि मैं कितने नंबर पे इस मार्क को पोस्ट करूं, इसीलिए लफड़ा से बचने के लिए वो क्रॉस करके 0 लगा देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर किसी भी हालत में लिखना नहीं भूलेंगे। और नंबर नेक्स्ट, अपने भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करना, और इसी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है आपके साथ। अगर ऐसी बात न होती तो हम जो इतना परेशान हुए हैं, इतनी ज्यादा वीडियोस आपको पता नहीं होगा, लगभग आपको 200 के आसपास वीडियो आपको मैंने दिए हैं, और अगर आप सही तरीके से उसका अध्ययन किए होंगे तो मार्क तो बेहतर आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपने चापलूसी की होगी तो मार्क का नुकसान होने से भी कोई नहीं रोकेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब करने मरने का वक्त आ गया है और आपको अब खुद पर भरोसा और बिल्कुल वन शॉट वीडियोस को देखकर समझकर उसके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टाइप आंसर आपको दिया जा रहा है, चाहे जहां से हो, तैयार करना आपको है। क्वेश्चन बैंक में मिले, बुक्स में मिले, जहां मिले उसको देखें और बार बार उसका आंसर खुद से अपनी भाषा में करने की कोशिश करें। 4 बार 5 बार पढ़ें, जो तथ्य निकल करके आया उस तथ्य के आधार पर उसका आंसर अपनी भाषा में देने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखना मैट्रिक का मार्क लाइफ का सबसे बड़ा मार्क होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम आप अपने जीवन का देने जा रहे हैं। मैट्रिक एग्जाम देने के बाद आपका करियर ड्रेस्टिकली चेंज करता है, और इसीलिए इतने हल्के में लेकर न जाए और इतने हाइपर टेंशन में भी न आ जाए कि आपका एग्जाम खराब हो जाए। और आप चलिए बात करते हैं आज के ज्योग्राफी के वन शॉट वीडियो के पार्ट 2 में, जहां बहुत ज्यादा मटेरियल आपके पास नहीं है, बस आपको यहां मेहनत करना, ये इलाका है, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव में लॉन्ग टाइप में आपके लिए चुने हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको करना होता है। इस पर आप तैयारी करेंगे तो इसी से शॉर्ट आंसर भी निकल करके आ जाएगा। अदर में और ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। आइए, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है। एशिया, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महादेश में सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप है, जहां रेल इंजन वगैरह वगैरह का फिटिंग वगैरह होता है, वो कहां पर है? जमालपुर में है। शिपयार्ड जो भारत के लिए शिपयार्ड बनाता है, शिपयार्ड जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता, सॉरी, शिपयार्ड जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। शिपयार्ड जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता है वो मझगांव में है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। कांवर झील बेगूसराय, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में, मंदार पहाड़ी बांका जिला में। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन परियोजना। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला पूर्णिया जिला है। कांटी ताप विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना भागलपुर में। और बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 6283 किलोमीटर है। थोड़ा सा है ये क्वेश्चन। बिहार में रज्जू मार्ग, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये, राजगीर में है। और बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना और सर्वाधिक आबादी के घनत्व वाला जिला भी पटना।
ये दोनों लिखा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी पटना है और सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी पटना है। ये ऑब्जेक्टिव और वन शॉट पार्ट 1 में पूरा का पूरा ज्योग्राफी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। दोनों मिला देंगे, वो भी छोटा वीडियो है, ये भी छोटा वीडियो, आपको बोरियत भी फील नहीं होगी और मजा आ जाएगा। लेकिन आपको काम करना है इधर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, सोन अथवा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। सोन अथवा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। मेरे ख्याल से कोसी परियोजना पर आप लिखेंगे तो ज्यादा आराम से लिखाएगा। हम लोग कोसी क्षेत्र के हैं, अपने उतार चढ़ाव को हम लोग अच्छे से महसूस करते हैं, तो कोसी नदी घाटी परियोजना पर ही चर्चा कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिहार की कृषि समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करें। बिहार की कृषि में क्या क्या समस्याएं आती हैं उस पर चर्चा करना है। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन और संचार साधनों का क्या महत्व है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख करके भी आपको ये महसूस होगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये आएगा ही आएगा, इस तरह से अरेंज किया गया है। सो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन और संचार साधनों का क्या महत्व है, ये लिखना है आपको। औद्योगिक प्रदूषण हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। औद्योगिक प्रदूषण हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी चर्चा भी करनी है। यह भी एक लॉन्ग टाइप का बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण करें। हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो यही 8-9 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं है। आधा घंटा आप ढंग से मेहनत कर लोगे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास उपलब्ध हैं। उसको अरेंज करना है, रिवीजन करना है। तो मैं कह रहा था कि एग्जाम हॉल में अपनी भाषा में, और जब तक आपका समय समाप्त नहीं होता है कॉपी न जमा करें, क्योंकि आप अंतिम चरण तक लिखते रहें, लिखने की कोशिश करें। अगर लिखा हुआ हो गया है तो ये देख लें कि कहां से किस आंसर में कुछ कमी रही है, किस आंसर को और बेहतर किया जा सकता है। थोड़ा स्पेस रख ले क्वेश्चन आंसर के बीच में, कि एक आध लाइन अगर जरूरी लगे उसमें जोड़ने की तो मैं उतनी जगह बना कर रखूं। इतना पेज रहता है आपके पास, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, क्वेश्चन छूटे नहीं, इस बात को एकदम आप गारंटेड मान करके चलें कि मैं कुछ भी कर लूं। अगर समय थोड़ा कम पड़ रहा है तो 2 लाइन कम लिखें, पर क्वेश्चन के नंबर और आंसर उसके, अगर बहुत कम समय बच रहा है तो 4-5 लाइन भी क्वेश्चन के नंबर और क्वेश्चन के आंसर आधे अधूरे भी अंत समय में लाचारी में जरूर लिख कर आए। क्योंकि अगर क्वेश्चन पर 2-4-5 लाइन भी लिखा रहता है ना बेटा, तो एक आध मार्क एग्जामिनर दे ही देते हैं। इतनी ईमानदारी होती है लोगों में। गलत न लिखें, सही लिखें, प्रयास करें सही लिखने का। और ये हर विषय में। और अंतिम एक बात और बताऊंगा, मैथ और साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कभी इस बात की परवाह न करें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया है तो वो 1 पेज में जाना चाहिए। जी नहीं, कॉन्सेप्ट का मार्किंग होता है वहां पर। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका लेंथ बहुत छोटा होता है उसके आंसर का, पर कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप रहता है, उसी कॉन्सेप्ट का मार्किंग होता है। इसीलिए साइंस में कभी एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं करनी है। जो जेन्युइन है वही आंसर करना है। और ये हैबिट अगर आपके अंदर आएगी तो इसका फायदा भविष्य में भी आपको मिलेगा। हाँ, हिंदी है, संस्कृत में भी आप कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम। 2-4 लाइन लोग मिला जुला करके थोड़ा बढ़ा करके भी लिखते हैं, क्योंकि वो
कुछ ऐसे निबंध हो गए या कुछ इस तरह का आ गया क्वेश्चन, तो स्वाध्याय के आधार पर 2 4 5 लाइन ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, वहां चलेगा। पर साइंस में नहीं, मैथ्स में नहीं। मैथ्स में क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर दीजिए। और मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मैथ्स में आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री के जाल में न फंसे, कंस्ट्रक्शन के जाल में यानी रचना के जाल में न फंसे। उसके अलावा आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस है, आपके पास बारंबारता बंटन सारणी का प्रॉब्लम है, हाँ, आपके पास क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, गोला बेलन शंकु छिन्नक आदि का प्रॉब्लम है, और आपके पास दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक या दो सवाल या द्विघात समीकरण। कुल मिलाकर के ग्राफीय विधि का तो एक रहना ही रहना, तो कुल मिलाकर के 4 सवाल दीर्घ उत्तरीय में ऑलरेडी आपके पास होता है। ये वो प्रॉब्लम और ये वो टॉपिक मैं चर्चा करके दे रहा हूं जहां पे अगर सही मेहनत आप करेंगे तो स्कोर आपका कटेगा नहीं और 100 में 100 मार्क आपको आएगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैट्रिक एग्जाम परफॉर्म कीजिए आप लोग। हमने तो बहुत मेहनत की है आपके लिए, हर तरह के एडवाइस, हर तरह के सलाह, हर तरह का सपोर्ट देने का प्रयास किया है। अपनी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं लाई है हमने। बस आपकी ईमानदारी कितनी रही होगी इस प्लेटफॉर्म के प्रति, इसी के हिसाब से आपका स्कोर होगा। इस बात को चाहे आज समझिए या एग्जाम देने के बाद समझिए। समझ गए तो स्कोर देखेंगे, नहीं समझे तो भी स्कोर देखेंगे, लेकिन बेटा परिणाम में तो फर्क आएगा ही आएगा। इसको आप शाश्वत सत्य मान करके चलिए। बहरहाल हम कभी आपका बुरा नहीं सोचते, आपका भला सोचते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है आपके लिए। और 400 पार की जो मैंने बात रखी थी आज भी मुझे याद है, और हम ये चाहेंगे कि आप भी लगातार अपना मेहनत जारी रखिए। एग्जाम देने के बाद मिलते हैं, और फिर बीच में और लेक्चर एक आध गो हम देते रहेंगे, पर अब समय बहुत कम है, तो आप अपना रिवीजन पर ध्यान दें। अभी भी वक्त है। वन शॉट वीडियो और ऑब्जेक्टिव जितने सारे हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खुश होकर के एग्जाम देने की कोशिश कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।